नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? आप सब खेलों के फैंस को राष्ट्रीय खेल दिवस की, नेशनल स्पोर्ट्स डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। दादा ध्यानचंद का जन्म दिवस है और उनके जैसा खिलाड़ी वाकई में ना भूतो ना भविष्यति, ना हुआ है ना ही हो सकेगा इतना महान खिलाड़ी। तो दादा ध्यानचंद, आप ईश्वर के चरणों में हैं और सदैव हम सबको प्रेरणा देते हैं खेलों से जुड़े रहने की, अपने पैशन के पीछे भागते रहने की। हमारी खुशकिस्मती है कि हमने उसी देश में जन्म लिया है जहां दादा ध्यानचंद जैसी विभूति हुई। हमारी जेनरेशन ने, इवन हमसे पहले वाली जेनरेशन ने दादा ध्यानचंद को खेलते देखा नहीं है, लेकिन उनके किस्से इतने सुने हैं कि उन्हें सुनकर, उन्हें फिर से पढ़कर प्रेरणा मिलती है, उत्साह मिलता है, जोश मिलता है। चलिए, जोश की बात कर रहे हैं तो वापस प्रो कबड्डी लीग में आते हैं। और पिछली बार जो पर्ची रानी ने हमें आदेश दिया था, आज बारी है प्रभु गुजरात जायंट्स की। पेश है गुजरात जायंट्स का स्वॉट एनालिसिस। सबसे पहले नजर डालते हैं टीम की मजबूतियों पे। उससे पहले आप ये देखें कि गुजरात जायंट्स के साथ हुआ क्या था। सीजन से पहले उन्होंने अनाउंस किया कि मनप्रीत सिंह उनके साथ नहीं जुड़े रहेंगे, वो आगे हरियाणा स्टीलर में चले गए। उसके बाद उन्होंने बड़ी एक और घोषणा की कि राम मेहर सिंह साहब उनकी टीम में आ गए हैं। अब राम मेहर सिंह साहब वो कोच हैं जिनको ट्रॉफीज जीतने का अनुभव है। तो एक वो कोच जो आपके साथ लगातार जुड़े हुए थे, जो आपको फाइनल में लेके गए थे, और अब वो कोच जो ट्रॉफीज जीत चुके हैं। यानी कि गुजरात जायंट्स की सोच एकदम साफ है उनकी टीम मैनेजमेंट की कि आपका जो लक्ष्य है वो सीधा और सीधा ट्रॉफीज जीतने पर है। तो ये सबसे पहला धमाका किया गुजरात जायंट्स ने ऑक्शन से पहले। ऑक्शन में जो उन्होंने खिलाड़ी लिए, जो खिलाड़ी नहीं लिए, उसके बाद टीम की संरचना कैसी है, वो स्वॉट एनालिसिस आपके सम्मुख में प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहले टीम की मजबूतियां देख लेते हैं कि टीम में क्या क्या स्ट्रेंथ हैं। सबसे पहली बात यह है कि टीम में जो रेडर्स हैं, जो रेडर्स का कोर है, वो तकरीबन वही है। अमूमन क्या होता है कि जब नए कोच आते हैं वो अपने पसंद के खिलाड़ियों को भी साथ लेकर आते हैं। अब एक सवाल ये उठा था कि सुनील परवेश की जोड़ी, जो कि गुजरात का पर्यायवाची बन गई थी, वो रहेगी या नहीं। जो रेडर लगातार गुजरात के साथ खेल रहे थे, जिन्हें गुजरात जायंट्स के सिस्टम में ग्रूम किया गया है, वो रुकेंगे या नहीं। उस सवाल का जवाब बिल्कुल हां में मिला है। चाहे वो एचएस राकेश, हाईली स्किल्ड राकेश हों, चाहे एमजीआर हों, महेंद्र गणेश राजपूत, चाहे वो प्रदीप कुमार हों जो पिछली बार पहला सीजन खेले थे, इंजीनियर साहब, वो तीनों के तीनों खिलाड़ी रिटेन किए गए हैं। CR66 चंद्रन रंजीत इस टीम में पुनः लौट आए हैं। और फिर आपके पास नए रेडर्स की सूची में डोंग जॉन ली हैं, कोरिया के हैं, बहुत एक्साइटिंग रेडर हैं। नए खिलाड़ियों में प्रतीक दहिया हैं, दीपक हुड्डा साहब के भांजे हैं, और बहुत प्रतिभा है इस खिलाड़ी में। सोनू नरवाल हैं जो टीम के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तो 3-4 ऐसे रेडर, सोनू नरवाल भी उसमें हैं, प्लस प्रदीप, प्लस एमजीआर, प्लस एचएस राकेश, वो रेडर हैं जो गुजरात जायंट्स के सिस्टम में ग्रूम हुए हैं, जिनको एक साथ खेलने का अनुभव है। और डिफेंस की तरह रेडर्स का कॉम्बिनेशन भी सेट होना बहुत जरूरी है कबड्डी में प्रभु। तो ये एक मजबूती है कि 3 लगातार खेल रहे रेडर गुजरात जायंट्स ने ये तो रिटेन किए या ऑक्शन में वापस ले लिए। दूसरी मजबूती मुझे ये नजर आती है, जैसे मैंने जिक्र किया, कि टीम की बेंच रेडिंग के मामले में मजबूत दिखाई देती है। अब एचएस राकेश, एमजीआर, प्रदीप कुमार और चंद्रन रंजीत में से 3 रेडर ही कौन से खेलेंगे, यही एक मीठी सी मुश्किल होगी कोच साहब के लिए। फिर आपके पास बेंच पे सोनू हैं, फिर आपके पास बेंच में प्रतीक दहिया हैं, और महाराष्ट्र के कैप्टन शंकर गदई हैं जो एक कमाल के ऑलराउंडर हैं। तो बेंच स्ट्रेंथ रेडिंग में काफी मजबूत दिखाई दे रही है गुजरात की। दूसरी नंबर बात, टीम के डिफेंस में अगर आए तो कॉर्नर्स काफी अच्छे लग रहे हैं मुझे। रिंकू नरवाल लेफ्ट, बलदेव राइट कॉर्नर, साथ में संदीप कंडोला। अब ये एक मुश्किल भी होगी कि लेफ्ट में आप संदीप कंडोला को खिलाएं या रिंकू नरवाल को। मेरी पहली चॉइस होने वाले हैं रिंकू नरवाल, क्योंकि रिंकू बलदेव 2 सीजन पहले जब बंगाल चैंपियन बनी थी तो बंगाल के नियमित कॉर्नर थे, इनका कॉम्बिनेशन सेट है। और जब एक खिलाड़ी लेफ्ट मोस्ट, एक खिलाड़ी राइट मोस्ट, ये दोनों मजबूत हों, इनके कॉम्बिनेशन बने हों, तो कोच की आधी से ज्यादा समस्या हल हो जाती है, जो मैं हर बार बोलता हूं। ये बहुत बड़ी मजबूती है। तीसरी मजबूती खुद कोच हैं। अब राम मेहर सिंह से ज्यादा कामयाब कोच अब तक तो प्रो कबड्डी में हुए नहीं हैं। सीजन 4 और 5 वो टीम के चीफ कोच थे, पटना के साथ प्रो कबड्डी जीती।
उससे पहले वो चीफ कोच भले ही नहीं थे, लेकिन पर्दे के पीछे बैठ के रणनीतियां वहीं बनाया करते थे। सीजन 8 में पटना को फिर वो फाइनल में ले गए, जब टीम में एक भी सुपरस्टार खिलाड़ी नहीं था। तो राम मेहर सिंह साहब ने खुद की काबिलियत को बार बार साबित भी किया है, नई नई चुनौतियों को पार भी किया है। अब लोग कह सकते हैं कि सीजन 3, 4, 5 में प्रदीप थे, रोहित थे, मोनू गोयत थे। सीजन 8 में कोई सुपरस्टार नहीं था, फिर भी वो टीम को फाइनल में ले गए। और मैं कई बार कह चुका हूं, फिर से कहता हूं, प्रो कबड्डी के इतिहास की सबसे खतरनाक टीम्स में से एक थी सीजन 8 की पटना पायरेट्स। क्रेडिट गोज टू राम मेहर सिंह साहब। अब वो आ गए हैं गुजरात जायंट्स में। तो गुजरात की सोच एकदम साफ है कि हमें ट्रॉफी जीतनी है, और राम मेहर सिंह जी से ज्यादा ट्रॉफीज किसी ने जीती नहीं है। उनकी स्ट्रेटजी बनाने के तरीके, उनकी बॉडी लैंग्वेज, वो खिलाड़ियों से जैसे कम्युनिकेट करते हैं, कई बार गुस्सा भी हो जाते हैं, ये सारी चीजें खेल के प्रति उनका पैशन दर्शाती हैं। तो क्या राम मेहर सिंह साहब वही काम कर पाएंगे गुजरात के साथ जो पटना पायरेट्स के साथ किया था? हमारी शुभकामनाएं हैं। अब आते हैं उन इश्यूज पर जिनमें मुझे मुश्किल होती है। टीम की चुनौतियां क्या है, कमजोरियां क्या हो सकती हैं। कमजोरी मैं मानता नहीं हूं, चुनौती मानता हूं, क्योंकि जब तक सीजन शुरू नहीं होता, जब तक टीम 4-5 मैच खेल नहीं लेती, तो कमजोरी कहना थोड़ा सा ज्यादती है। तो मैं चुनौती मानता हूं इस चीज को। पहली चुनौती, जो आपके पास अच्छे कॉर्नर हैं, कवर्स में आके थोड़ा सा अनुभव कम दिखाई दे रहा है। कवर्स में या तो मुझे कोरिया के यंग चैंग को दिख रहे हैं, जिन्होंने एक हाई फाइव लिया था, मुझे याद है, संभवतः है जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए, पर किसी भी टीम ने उनको नियमित तौर पे कवर्स में नहीं खिलाया। या फिर कवर में आपके पास विनोद हैं, या मनोज हैं, या कपिल हैं, जिनका नाम आपने बहुत ज्यादा सुना नहीं है। तो क्या रिंकू बलदेव का तगड़ा अनुभव कवर्स के कम अनुभव की चुनौती को ओवरशैडो कर सकता है, उसको कॉम्पनसेट कर सकता है? हां तो कमाल है, नहीं तो ये चीज विरोधी रेडर्स को लालायित करेगी कि हम कवर्स के पास से पॉइंट ला सकते हैं। दूसरी मुझे चुनौती नजर आ रही है कि जब भी कोच नई टीम में जाते हैं, आप एक नए सिस्टम में काम करते हैं। ठीक है, कोच की प्लानिंग वही रहेगी, कोच की सोच वही रहेगी, उनकी जो कोचिंग का, ट्रेनिंग का जो ढंग है वो वही रहने वाला है, पर आप एक नए सिस्टम में आ गए। एक नए सीईओ, नए टीम मैनेजर, नए मीडिया मैनेजर, नए टीम ऑनर, उनका जो नजरिया है टीम चलाने का, और आपके पुराने ओनर का जो नजरिया था, मैनेजमेंट का नजरिया था टीम चलाने का, वो हो सकता है अलग हो सकता है सिमिलर हो, या उनके प्लान एग्जीक्यूट करने के तरीके में फर्क हो। दूसरी बात, कोच के साथ सारे वो प्लेयर नहीं है जो पिछली बार थे। पटना पायरेट्स का मुझे कोई खिलाड़ी इसमें दिखाई नहीं देता, या इस पूरी टीम में बहुत कम ऐसे खिलाड़ी हैं जो राम मेहर सिंह साहब के साथ पहले खेल चुके हों। MGR, HS राकेश, CR66, जॉन जॉन ली, रिंकू, बलदेव, शंकर गदई इत्यादि इत्यादि। तो पहली बार राम मेहर सिंह साहब इन खिलाड़ियों को प्रो कबड्डी में मैनेज करेंगे। अब चूंकि वो इतने अनुभवी हैं कि किसी भी खिलाड़ी को मैनेज करके उसको चैंपियन बना सकते हैं। सीजन 8 में हमने देख लिया, चाहे वो उनके नए कवर्स हों, चाहे शादलू हों, चाहे रेडर्स का नया कॉम्बिनेशन हो, राम मेहर सिंह ये काम सफलतापूर्वक कर चुके हैं। पर एक टीम में, पटना में, गुजरात में आके वही काम दोबारा करना उनके लिए एक चुनौती रहेगा, और उनके एटीट्यूड को देखते हुए मुझे पूरी आशा है कि वो उस चुनौती को अच्छे से पार कर लेंगे, सफल होंगे, ऐसा हम सब अनुमान लगा सकते हैं। अब आते हैं टीम की अपॉर्चुनिटीज पर। अवसर क्या है, किसके पास है, कितना बड़ा अवसर है? सबसे पहला अवसर है टीम के कॉर्नर्स के पास, क्योंकि जिस टीम के पास कॉर्नर अच्छे रहते हैं उस टीम की प्लानिंग काफी हद तक कामयाब हो जाती है। रिंकू नरवाल, बलदेव सिंह सीजन 7 में बंगाल वॉरियर्स के साथ अद्भुत खेले थे। मैं बलदेव सिंह को बैक होल्ड बलदेव सिंह कहा करता था। रिंकू नरवाल ने, मुझे याद है, एक बार एडवांस जाके सिद्धार्थ देसाई जैसे इतने तगड़े रेडर को बैक होल्ड करके खींच लिया था, कातिलाना खेले थे। पर सीजन 8 में हमें ये दो खिलाड़ी बहुत ज्यादा खेलते नहीं दिखे। एक तो अलग अलग टीम में चले गए, ऊपर से दोनों ही मैट पे बहुत ज्यादा नहीं दिखे हैं। तो ये जोड़ी कम बैक कर रही है, इनको गेम टाइम भरपूर मिलेगा, मेरा ऐसा मानना है। दोनों जोड़ी के तौर पे खेलेंगे। तो जो काम आपने बंगाल के लिए 2 सीजन पहले किया था, जिसको भी इनफैक्ट 3-4 साल हो गए, क्या वो आप दोबारा आप कर सकते हैं? बेहतरीन अवसर है। मेरी फेवरेट जोड़ियों में से एक है। जो सुरेंद्र मोहित कर सकते थे, करते थे, क्या ये उसी श्रेणी में आ सकते हैं? नंबर 2, कोच और टीम के लिए चुनौती है।
अब राम मेहर सिंह साहब निर्विवाद रूप से सबसे कामयाब कोच हैं प्रो कबड्डी में। 2 ट्रॉफीज उन्होंने एज अ चीफ कोच उठाई हैं, 3 बार वो फाइनल पहुंचे हैं, टीम के थिंक टैंक का हिस्सा वो शुरू से रहे हैं। तो बहुत ही सफल स्टिंट उन्होंने पटना पायरेट्स के साथ खत्म किया है और अब अगली टीम में आ चुके हैं। और जब भी एक बेहद सफल कोच एक नई टीम में जाते हैं तो अपने साथ एक अवसर लेके आते हैं कि मैं इस टीम के साथ भी वही करूं जो मैंने पुरानी टीम के साथ किया था। और गुजरात जायंट्स एज अ टीम सीजन 5 सीजन 6 उनके पहले 2 सीजन थे जब वो फाइनल में पहुंचे, कामयाबी उनको मिली। 2 बार फाइनल में पहुंचना बहुत बड़ी कामयाबी है, पर ट्रॉफी नहीं मिली। तो राम मेहर सिंह साहब को लाना ये गुजरात जायंट्स के मैनेजमेंट की भूख को दर्शाता है कि हमें ट्रॉफी चाहिए। तो दोनों के लिए अवसर है, गुजरात जायंट्स, राम मेहर सिंह, क्या ये कॉम्बिनेशन पहली मर्तबा ट्रॉफी उठवा पाएगा? बेहतरीन अवसर है दोनों के लिए। आखिरी पन्ना इस अध्याय का है स्ट्रेटेजी, रणनीति क्या रहेगी। आमतौर पर राम मेहर सिंह साहब की स्ट्रेटेजी एज अ कोच हम सब जानते हैं कि वो ऑल आउट खेलना खिलाना पसंद करते हैं, परंतु सिचुएशन के हिसाब से वो रणनीतियां बदलते भी हैं। जब उनकी टीम पटना पायरेट्स प्रदीप नरवाल पे अति निर्भर थी तो वो गेम को स्लो किया करते थे। प्रदीप बेंच पे गए, गेम को स्लो कर दिया, प्रदीप के रिवाइव होने का इंतजार किया। तो राम मेहर सिंह जी को पता है कि कब गियर पहला डालना है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। यहां मुझे लगता है कि सबसे पहले वो अपने डिफेंस के सेट होने का इंतजार करेंगे, क्योंकि रिंकू बलदेव 1 सीजन के गैप के बाद, 3 साल के गैप के बाद इकट्ठे हुए हैं। कवर्स में ज्यादा अनुभव है नहीं। आई एम श्योर उनके पास अच्छे युवा खिलाड़ी हैं जो हमें सरप्राइज करेंगे, लेकिन जब तक वो सरप्राइज सामने नहीं आता, जब तक ये कॉर्नर्स का, कवर्स का, कवर कॉर्नर का कॉम्बिनेशन बैठता नहीं है, शायद एक सधी हुई संभली हुई शुरुआत करें। उसके बाद जब आपका डिफेंस सेट हो गया तो रेडर्स को खुला छोड़ सकते हैं वो, क्योंकि अगर शुरू में ही रेडर्स ऑल आउट खेलें और डिफेंस उनके बनाए हुए पॉइंट्स को बचा के नहीं रख पाया, डिफेंस का कॉम्बिनेशन सेट नहीं हुआ, तो रेडर्स की मेहनत पे पानी फिर जाता है। तो संभवतः है शुरू के 2-3 मैच में हमें डिफेंस पे जोर दिखे कि डिफेंस ज्यादा गलतियां ना करे, अपना कॉम्बिनेशन बना ले। जब बन गया तो आपके पास राकेश हैं, एमजीआर हैं, प्रदीप हैं, CR66 हैं रेडर्स जो ऑल आउट खेलेंगे। ये मुझे लगता है कि इस सीजन में गुजरात जायंट्स की स्ट्रेटेजी हो सकती है। आपके क्या विचार हैं इस टीम के बारे में? क्योंकि आप लोगों ने बहुत मैसेज किए, बहुत चिट्ठियां भेजी मुझे अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म पे कि गुजरात जायंट्स का स्वॉट एनालिसिस लीजिए। इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं आप, किसी बात से असहमत हैं, कुछ और आप कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन भी खुला है, ट्विटर भी खुला है, इंस्टाग्राम भी खुला है, जहां मर्जी मुझसे जुड़िए और अपनी राय लोकतांत्रिक तरीके से रखिए। लोकतंत्र का अगला हिस्सा प्रभु ये रहा, 2 ही टीमें बाकी हैं, तमिल तलाईवाज और बंगाल वॉरियर्स, और दोनों ही कमाल की टीमें हैं। कौन सी पर्ची किसकी है मुझे नहीं पता, एक उठा लेता हूं। और देखिए ये भी विडंबना है, जिस एक टीम में दीपक हुड्डा और मनिंदर सिंह हैं, दूसरी टीम में पवन सहरावत हैं और उनका नंबर बड़ा लेट आ रहा है। तो ये लीजिए अगली टीम, बंगाल वॉरियर्स। पहली बार 2 इतने बड़े रेडर, खैर पहली बार तो नहीं, अजय ठाकुर और राहुल चौधरी भी एक साथ खेल चुके हैं, पर मनिंदर सिंह और दीपक हुड्डा ये 2 स्टालवॉर्ड्स हैं, ये 2 लेजेंड्स हैं हमारी प्रो कबड्डी के। ये एक साथ आ रहे हैं बंगाल वॉरियर्स में। और बंगाल वॉरियर्स के कोच भी कौन हैं? काशीनाथ भास्करन साहब, जो सीजन 1 में जयपुर पिंक पैंथर्स के कोच हुआ करते थे। और इनके पास डिफेंडर्स की इतनी फौज है कि दूसरी टीम्स इनसे जेलसी कर रही हैं। डिटेल में स्वॉट एनालिसिस 2 दिन बाद आपकी पेशे खिदमत करूंगा, बंगाल वॉरियर्स और उसके बाद तमिल तलाईवाज। तब तक दोस्तों प्यार बनाए रखिए और अपना संवाद भी बनाए रखिए। और एक बार फिर से आप तमाम जुनूनी खेल के फैंस को राष्ट्रीय स्पोर्ट्स दिवस की, नेशनल स्पोर्ट्स डे की बहुत बहुत बधाई। जय हिंद।